हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंटेक्स्ट में हमारा जो एक चैप्टर बाकी रह गया है वो है एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको हम कवर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। एनडीएमए, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था, ये जो बॉडी है हमारे काम में आने वाली है। अगर आप यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का सिलेबस देखोगे, उसके अंदर एक पॉइंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट करने से रिलेटेड, डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपको जब भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है बताना होगा कि डिज़ास्टर मैनेज कैसे हो सकता है, उसके लिए आप बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स बताओगे, सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है। लेकिन आपकी बातों से ज़्यादा किसी एक बॉडी की रिकमेंडेशंस मैटर करती हैं, ठीक है। उस कंटेक्स में उस कंटेक्स में ये जो बॉडी है एनडीएमए, इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो काम में आएंगी आपके एक पर्टिकुलर एबीसी या एक्सवाईजी डिजास्टर को लेकर। ओके, लेट मी शो यू। पेपर 3 सिलेबस में ये तो इंटरनल सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आप इसको देखो, हम इसके सबसे पुराने क्वेश्चन को अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर आप जैसे कि ये देख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन था 2014 का, ड्रॉट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर इन व्यू ऑफ इट्स पार्टी एक्सपेंस, temporal duration, slow onset, and lasting effect on various vulnerable sections, with a focus on the September 2010 guidelines from National Disaster Management Authority. Discuss the mechanism for preparedness to deal with El Nino and La Nina fallouts in India. क्या पूछ रहा है ये? पूरे क्वेश्चन की जिस इसी बात के ऊपर है ना श्रेया, कि गाइडलाइंस एनडीएमए की हमें हमें बतानी है ना शैनी, है ना। और दिखाता हूँ, ये तो क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ मैं। ये देखो 2016 का क्वेश्चन, with reference to NDMA guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of recent incidents of cloud burst in many places of उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना बहुत भयंकर, कितने सारे लोग मर गए थे 2015 में, 15-16 में। ये उसी के ऊपर है क्वेश्चन। उसके बाद 2017 का क्वेश्चन, ऑन दिसंबर 2004 tsunami brought havoc on 14 countries including India. Discuss the factors responsible for the occurrence of tsunami and its effect on life and economy in the light of guidelines of NDMA 2010. Describe the mechanisms for preparedness to reduce the risk of such events. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप अगर इसको देखो, ये देखो क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन जो है 2016 में है, ठीक है। उसके बाद 2022 का ये क्वेश्चन है, क्लाउड बर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ और आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करो उसको, जो कि क्वेश्चन आए थे एल नीनो, ला नीना, ठीक है। एक मिनट रुकना ज़रा। आप अगर ये इन इवेंट्स को देखो, एल नीनो, ला नीना, उसके बाद आप देखो यहाँ पर अर्थक्वेक को, फिर आप यहाँ पर देख लो क्लाउड बर्स्ट को, फिर आप आ जाओ यहाँ पर अर्बन फ्लड्स को, उसके बाद सुनामी, फिर
लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक के ऊपर फिर से क्वेश्चन है, क्लाउड बर्स्ट के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। अगर आप इनको देख लो ज़रा, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, अर्बन फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक, एल नीनो, ला नीना, क्या जो मैं आपसे बात बोलता हूँ बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं बैठती है? आपको इस टॉपिक को कवर करने के लिए जीएस पेपर 1 आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप आओ, और ये इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, क्या इसने शायद जीएस पेपर 3 में ये मेंशन कर रखा है क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ये यहाँ पर कि हम इसके बारे में पूछेंगे। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट को, जीएस पेपर 1 के जो टॉपिक्स यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर जो सिलेबस में गिवन है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आप लैंडस्लाइड्स वगैरह हम जो जितने मर्जी बना सकें, ज़रूरी है कि नहीं है? तो जब भी आप पेपर 1 का कोई भी डिजास्टर मेंशन करो, ऑटोमेटिकली इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनडीएमए की गाइडलाइंस, या अगर आप कुछ भी जानते हो डिजास्टर मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, आप जीएस पेपर 3 में उन गाइडेंस को, उन स्टेप्स को, उन सॉल्यूशंस को कोड करो। एंड व्हेन यू आर राइटिंग जीएस पेपर 3 के आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, आप छोटा सा डिजास्टर को, उस हैवोक को, उस क्राइसिस को, उस इवेंट को थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखते हुए उसको समझा दो। इसमें और इसमें एक सिंक है, एक फूड वेब बनती है यहाँ पर, ठीक है? फूड वेब जैसी चेन बनती है, एक पूरा सिनेरियो बनता है यहाँ पर एक, ठीक है, इसको कनेक्ट करने का। खैर छोड़ो, हम और भी इंटरेस्टिंग, हम एक स्टेप और जाएंगे और हम इसको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एनडीएमए को। आप यहाँ पर कवर कर लोगे इसको, जब मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक कवर करवाऊंगा तो आपको एनडीएमए में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर आप उसको गो थ्रू कर सकते हो 15 मिनट के अंदर। यहाँ पर हम लेकिन इसको अटमोस्ट डिटेल के अंदर कवर करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स इसके देखेंगे। एनडीएमए की एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत की सरकार ने ये रिकॉग्नाइज करा था कि यस वी नीड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर तो होते हैं लेकिन उनको मैनेज करना भी अपने आप में एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि हमारे नेशनल प्रायोरिटी एजेंडा का पार्ट होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब लोग मिलकर काम करें उसके लिए। तो सरकार ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन करा 1999 में, साल 1999 में, और एक नेशनल कमेटी बनाई साल 2001 में आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स एंड सजेस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन मैकेनिज्म, कि जब भी कोई डिजास्टर आने वाला होगा तो उससे पहले हम एक प्री एडवांस्ड जो प्लान्स हैं वो कैसे बना सकते हैं और उन डिजास्टर्स को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डिजास्टर को मिटिगेट करने की बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज डिजास्टर काफी सारे लोगों को एक पोजीशन पर डाल देता है जिसको हम लोग कहते हैं वल्नरेबिलिटी, राइट? मतलब वल्नरेबल समझते हो ना क्या होता है? कि जो कि उस लक्ष्मण रेखा पर होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सुनामी अगर मान लो हम लोग तेलंगाना में हैं और बगल में वेस्ट बंगाल है और सुनामी वहां पर आ रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, या कोई कोस्ट है मतलब मान लो, और हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट का पार्ट है, तो सुनामी सबसे पहले कहां प्रभावित करेगा लोगों को? बताओ, लोग ज्यादा वल्नरेबल कहां पर होंगे? मुंबई अगर सुनामी आ रही है, कोई हैवॉक क्रिएट हो रहा है, तो महाराष्ट्र के लोग पहले प्रभावित होंगे या फिर दिल्ली के लोग पहले प्रभावित होंगे? बताओ। महाराष्ट्र के। आप समझ रहे हो ना वल्नरेबल का मतलब क्या है? जो लोग उस कगार पर, उस लक्ष्मण रेखा पर खड़े हुए हैं, ठीक है? हाउएवर आफ्टर इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ डिफाइनिंग स्टेप इन द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। कैसे? उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एक लॉ जो है इंट्रोड्यूस करा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जिसको बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके ऊपर ना आपको एक साल में मुश्किल से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक साल में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन आपको सच बता रहा हूं, छोटा सा सिलेबस है, इस पे अगर आपने मेहनत कर ली ना, अगर छोटी सी मतलब थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपने कर ली, थोड़ा सा इनिशिएटिव मारकर,
देखो, इससे मुझे कोई पूछता है कि दीपांग कितना टाइम चाहिए होता है डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन के लिए, मेरे दोस्त पूछते हैं कि दीपांग भाई क्या टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ भाई 50 आवर्स देने पड़ेंगे आपको, 50 घंटे तुम बैठ जाओ। उसके लिए कंडीशन ही होती है कि भाई अगर तुमने जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी कवर नहीं कर रखी ना, विद रिस्पेक्ट टू, मैं जनरल ज्योग्राफी और उसकी बात ही नहीं करना, तुम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फिनोमेना जो है उनको जान जाओ, उनकी लिस्टिंग प्रिपेयर कर लो कि वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद तुम एनडीएमए की गाइडलाइंस का सहारा ले लो। किसी का बाप नहीं रोक सकता ये जो है इसमें नंबर लाने से। अब जीएस पेपर 3 ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सिलेबस वाला होता है। क्यों होता है? उसके अंदर ना अगर आप देखोगे जीएस पेपर 3 के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ लेकर चलूँ, आप इसको देखो, इसके अंदर ना ऊपर हेडिंग ही पढ़ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है। लेंथ पे तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते फिर कितनी एक एक सब्जेक्ट की। ठीक है, अब उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल जो पेपर है, जिसके मतलब जो जो सिलेबस का पार्ट है, जिसके क्वेश्चंस वो आ सकते हैं, वो है हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट। एक एक क्वेश्चन अगर एक आपको 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा, एक 15 नंबर में देखने को मिल जाएगा, अगर ये आपको मिल जाता है उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आपके लिए। क्योंकि आपको यहां पर एक एज जो पानी होती है ना, वो आप एक एज पालोगे। लेट अस फाइंड 2023 के अंदर कोई क्वेश्चन आया है इससे क्या? माइक्रो Dam failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failure. Give 2 examples of large dam failure. उसके बाद 15 मार्कर में कुछ है, क्रॉपिंग पैटर्न, सब्सिडी। नहीं, मैंने बोला ना एक क्वेश्चन आएगा लेकिन वो आपको एक कटिंग एज दे जाता है आपके मार्क्स के अंदर, और आपको बस अलग अलग डिजास्टर्स को बस पहचानना आना चाहिए, उनके कॉजेस पता होने चाहिए आपको। जैसे कि अगर ये यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में पूछ रहा है वो करके, या फिर आपको यहाँ पर ये बता रहा है, कहाँ गया ये, हाँ, इंडियन ओशन जो सुनामी जो आई थी, सुनामी के पीछे आप रीजन जानते हो क्या होता है? जो ओशनिक प्लेट्स होती हैं, एक तरीके से है तो वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स ही, ओशनिक प्लेट्स भी एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे हो जाती हैं, राइट? जिसकी वजह से पहले समुद्र की सतह पर अर्थक्वेक आता है और फिर वो पानी को गश करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और फिर वो लहरें उठा देता है, राइट? प्लेट सबमर्ज हो जाती है ना, आपने सुना है ना वो कंसेप्ट, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, नास्का प्लेट, है ना? इन सब की वजह से यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर जो है वो सुनामी के घटनाक्रम होते हैं, और कभी कभार ये जो लहरें हैं वो अपने फुल उत्तेजित होकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं, हैवोक लेकर आती हैं ऑन द वेरियस कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ, ये जो एनडीएम एक्ट आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया 2005 का, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ बॉडी नोन एज एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, टू स्पीयरहेड एंड इम्प्लीमेंट अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर उसकी एक प्रॉपर जो है दिशा डिसाइड करना, उसके ऊपर एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाना, प्लान बनाना, कैसे उसको मिटिगेट करा जा सकता है और कैसे प्रिपेयर्डनेस करी जा सकती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक ढांचा जो है वो तैयार करा जाएगा। उसके लिए एक बॉडी हमारे पास होनी चाहिए, वो ढांचे को तैयार करने के लिए उस बॉडी का नाम रखा गया एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या स्टेट लेवल पर ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, अभी पढ़ाऊंगा उसके बारे में। इनिशियली एनडीएमए वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005
बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो बाद में इसके ऊपर एक एक्ट आया। सब्सिक्वेंटली एनडीएमए वॉज नोटिफाइड इन 2006 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और ये चीजें जो एनुअल रिपोर्ट थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसके अंदर ये बता रखा है आपको। एनडीएमए के अंदर होता कौन कौन है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, यहां से अगर आप चाहो ना तो आप ऐसे करके लिख लो इसको। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। एनडीएमए कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स, कंडीशन क्या है, नॉट एक्सीडिंग 9, 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि मैक्सिमम कितने मेंबर बॉडी हो सकती है, 10 मेंबर बॉडी। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं एनडीएमए के। समझाओ श्रेया मुझे इस लाइन का मतलब। जो भी पर्सन एनडीएमए का, क्या इसका मतलब ये है क्या श्रेया, मयूर, शाइनी, के एनडीएमए का जो चेयरपर्सन होगा वो ऑटोमेटिकली भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, या इस लाइन का मतलब ये कि भारत का प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली एनडीएमए का चेयरपर्सन बन जाएगा? क्या दोनों बातें सही बैठती हैं? है ना, वरना शाइनी यहाँ पर मैं दूसरे रास्ते से घुसते यहाँ पर है ना, एनडीएमए के चेयरपर्सन बनने की सोचते। हाँ प्रधानमंत्री है। अदर मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, यानी कि कौन नॉमिनेट करेगा बाकी मेंबर्स को? खुद प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को नॉमिनेट कौन कर रहा है? कोई भी नहीं, वो क्योंकि प्रधानमंत्री है इसलिए ऑलरेडी चेयरपर्सन है एनडीएमए के। और प्रधानमंत्री बाकी मेंबर जो हैं, कितने कितने से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 9। जो चेयरपर्सन एनडीएमए के, द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए डेजिग्नेट्स वन ऑफ द मेंबर्स एज वाइस चेयरपर्सन ऑल्सो ऑफ द एनडीएमए। इन 9 में से अगर मान लो कि 9 मेंबर की बॉडी कितने की भी हो सकती है, हम 9 को लेकर चल लेते हैं हाईएस्ट नंबर को, उनमें से किसी एक को वो बोल देंगे कि ये वाइस चेयरपर्सन है एनडीएमए का। वाइस चेयरपर्सन होगा कौन? द वाइस चेयरपर्सन हैज द स्टेटस ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, while the other members have the status of minister of state। ये खास होगा इसमें। अब खास मतलब यहां पर कोई सगा और पराया वाली बात नहीं है एनडीएमए एज अ बॉडी में। बात ये है कि मतलब पीएम डायरेक्टली जो है अगर बिजी हैं तो वो डिसीजंस लेना, एक बागडोर संभालना एनडीएमए की किसके हाथ में देकर जा सकते हैं। वो एक कैबिनेट लेवल का मंत्री होना चाहिए जो कि पीएम के साथ दिन रात कॉन्टैक्ट में हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वीडियो कॉल इनका दिन भर चल रहा हो, ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए पीएम के खास। तो पीएम जो है अपने कैबिनेट मंत्री में से एक को बनाते हैं एज वाइस चेयरपर्सन। बाकी सारे जो होते हैं मेंबर्स, दे सर्व एज अ मिनिस्टर ऑफ, दे हैव अ स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एनडीएमए एक एपिक्स बॉडी है हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट को देखने के लिए, उसके साथ उसके टॉपिक से रिलेटेड एक बॉडी है, एपिक्स लेवल की बॉडी है, इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब अगर आप यहां पर चाहो तो उसको बाइफरकेट कर सकते हो, एनडीएमए का विजन। एनडीएमए को स्टैब्लिश करा गया था विद द विजन, क्या है इसका विजन? टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया by a holistic, proactive, technology-driven and sustainable development strategy that involves all stakeholders and encourage and foster a culture of prevention, preparedness and mitigation। सबसे पहले इस वर्ड की तरफ ध्यान देते हैं, रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब क्या? वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। डिजास्टर अगर श्रेय आ भी रहे ना
उनका कोई नेगेटिव रिपरकशन ना हो, इतना मजबूत अपने आप को बना लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी तो आप जानते ही हो, जैसा कि हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में, कि मतलब वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, लंबे समय के लिए होनी चाहिए, 1-2 साल के लिए नहीं। तो यहां पर भी ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इट शुड बी सस्टेनेबल। इट शुड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। कैसे भी करके हमें उस डिजास्टर को रोकना है, पहले से प्रिपेयर रहना है और अच्छे से टैकल करना है। अब जैसे कि हम इसमें ना दूसरी कंट्री से इंस्पिरेशन ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सुनामी एंड अर्थक्वेक। बेस्ट कंट्री का मॉडल जो हम अपना सकते हैं वो क्या अपना सकते हैं, जो कि हमने अपनाया भी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जापान। जापान से हमने एक कंसेप्ट बोरो करा था। जब ये गुजरात में अर्थक्वेक आया था ना, बहुत तगड़ा अर्थक्वेक था उस दिन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यू ईयर वाला दिन था वो, 1 जनवरी था। और मोदी जी गुजरात के चीफ मुख्यमंत्री थे उस दिन, उस टाइम पर। हमने जापान से कंसेप्ट बोरो करा था। आपने अब तो ये सुना होगा काफी ज्यादा, बचपन से आप लोग ये सुन ही रहे हो। क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। कि कितने से भी कितना रेक्टर स्केल होता है ना अर्थक्वेक के, उसको देखने के लिए कि झटके कितने आए हैं, है ना। तो भारी भरकम रिक्टर स्केल पर कितने से भी कितना बड़ा भूकंप का झटका आ जाए, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट अपनी बिल्डिंग बनवा रखी है। लेकिन आपको फील नहीं होगा, आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी। आजकल ऐसी बिल्डिंग्स का कंसेप्ट चल रहा है। आपको क्या लगता है, अंबानी, अदानी या फिर कोई भी जो एमएनसीज वगैरह अपनी जो बिल्डिंग को, ढांचे को खड़ा करवाते हैं, मॉल्स वगैरह, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती है। इनका अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा वरना, एक ही बार में, राइट। हाँ, मैं आपको एक मॉडल बता रहा था जापान से, तो चलो मैं एक चीज ये भी बोरो करी। एक और चीज बताता हूं। जापान क्या करता है, आप लोगों ने वो देखा है पहाड़ी इलाकों पर लोग जैसे कभी कभार घूमने फिरने की ट्रिप पे जाते हैं, तो श्रेया बड़े बड़े जो बैलून होते हैं ना, जैसे हम मान लो कि आपके हमारे अपने कमरे को देखो, अपने कमरे के थोड़ा सा जो सीलिंग है उससे थोड़ी सी नीचे हट के मान लो बड़े बड़े बैलून होते हैं ट्रांसपेरेंट, उसमें हमें बिठा दिया जाएगा और फिर वी विल रंबल एंड टम्बल डाउन इन दैट बैलून, उसके अंदर, है ना। मतलब हम देख पा रहे हैं बाहर से सब कुछ सिनेरियो, लेकिन हम उस बैलून के अंदर हैं, ठीक है। जापान के अंदर जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है, तो शाइनी क्या करा जाता है, ऐसे बैलून्स के अंदर लोगों को भर भर के पानी में फेंका जाता है, ताकि उनकी जान सुरक्षित। यार जान है तो जान है ना, वरना सब कुछ जीते जी शमशान है। प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ इंसान बाद में कमा लेगा। आप ही नहीं रहोगे तो आपकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपका पैसा क्या करेगा। जापान के पास ऐसे बड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, जो कि जब एनडीए में अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाता है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको एक बार के लिए, मैंने इसकी वीडियो देखी थी। जापान के अंदर जापान सिटीजन्स इन वाटर बैलून्स। वाटर बैलून्स तो वो वाली चीज होगी, बैलून्स। क्या हो पीपल इन इस तरीके का बैलून होता है, अगर आपने देखा हो तो, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो, ये परफेक्ट है इसका एग्जांपल। इस तरीके का बैलून है, अगर आपने देखा हो, इसमें भर भर के जापान जो है ना, वो अपने सिटीजन्स को जो है वो जब भी मतलब प्रशासन जो है उधर का, वो पानी में डालता है बचाने के लिए।
इसकी वीडियो में सेंड करूँगा, मुझे प्रॉपर तरीके से अभी लिखना आ नहीं रहा। मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे यूट्यूब वगैरह पे ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये मिली थी। पानी में भर भर के जो है वो डाल देता कुछ टाइम के लिए, जहाँ पर क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा आता है जापान के अंदर। जापान के अंदर फिर एक चीज़ भी होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, कि एक जगह से दूसरी जगह उसको मतलब लेकर जाया जाए। अब ये देखो, वो याद है क्या होता है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना? ये उधर से होकर गुजरती है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो अर्थक्वेक से प्रभावित होने वाला, वॉल्केनो से प्रभावित होने वाला, सुनामी से प्रभावित होने वाला, ये बहुत ज़्यादा बन जाता है ऐसा एरिया। और आपको पता है ना, जापान एक आइलैंड कंट्री है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आप उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशंस जानते हो ना कितनी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात पीसफुल कंट्री है, एग्रेसिव नहीं है। जापान के पास अपनी खुद की मिलिट्री नहीं होती है। कौन उसको सपोर्ट देता है, कौन सी ट्रीटी के अनुसार? कि यूएसए, है ना? एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना दोनों के बीच में। तो अमेरिका ने बोल दिया था कि जापान को, और जापान भी मान गया था इस चीज़ के लिए कि तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत होगी पुलिस आर्मी वगैरह की, वो हम सब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तुम सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करो। जापान के नागरिकों के ऊपर उस दिन के बाद से ऐसा असर आया, पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर। वो लोग ना स्कूल में परमानेंट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ना कुछ कंडक्ट करवाते हैं। फिर भी मतलब जापान ना बेसिकली, जापान का लर्निंग का एजेंडा क्या है, जापान अपने एक मोटो के अंदर लिखता है जो उसकी स्कूल सिस्टम का पार्ट है, कि लोग किताबों से ज़्यादा ना सड़कों पर सीखते हैं। ये जापान का ना एजुकेशन का एक नारा है। इसलिए जापान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर बच्चों के पास या फेल के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। उसको जो भी बातें इनकलकेट करवानी होती हैं, जो भी देखो, हम भी जानते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो हमारा जो काम होता है, जो पैसा कमाने का जो तरीका होता है, कुछ भी होता है, उसमें हमारी एजुकेशन का प्रभाव, किताबी ज्ञान मतलब ठीक है, प्रभाव तो नहीं कहेंगे, किताबी ज्ञान जो है वो कम आता है उसमें। 15 20 50 किताबें बनकर एक लॉयर, एक आईएएस, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, कोई भी बन सकता है। आप इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लाओगे? पब्लिक स्पीकिंग का क्राइटेरिया कैसे अपने अंदर डेवलप करोगे? आपको बात ही करना नहीं आती, किसी को बात समझाना ही नहीं आती, आप अच्छे से अपनी बात को पोर्ट्रे ही नहीं कर पा रहे हो। और ये सारी स्किल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। आप हर फील्ड में देख लो, आप वरना अपना नाम नहीं कमा पाओगे। आप फिर हर चीज़ से बचोगे, यार मुझसे ना बुलवा लें, मुझसे ना पूछ लें, मुझे आगे ना कर दें। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना आप में। आप जब आपकी जब धड़कनें ही बढ़ जाएं इस चीज़ के ऊपर, तो फिर आपने सीखा क्या ज़िंदगी में, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो? अगर आपकी ज़बान लड़खड़ाती है 10 लोगों से बात करने में, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। इंग्लिश बोलने से क्या आप मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन कर लोगे क्या? इंग्लिश तो कोई भी बोल लेता है। मैकडी, डोमिनोज में, केएफसी में काम कर रहे होते, वो भी इंग्लिश बोल लेते, तो क्या वो फॉरेन पॉलिसी बना लेंगे? ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है एनडीएमए का? ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनडीएमए के? To promote a culture of prevention, preparedness, and resilience at all levels through knowledge, innovation, and education. To encourage mitigation measures based on technology, traditional wisdom, and environmental sustainability. To mainstream disaster management into the developmental planning process. मतलब इसको ना, इस वाले पॉइंट का मतलब ये है, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को दरकिनार करके साइड में ना रखा जाए। इसको जो मेन जो हमारा नेशनल लेवल का जो डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस जो एजेंडा होता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा जाए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करना, टू क्रिएट एन एनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट एंड अ कंप्लायंस रिजीम, to ensure efficient mechanism for identification, assessment, and monitoring of disaster risk, to develop contemporary forecasting and early warning systems backed by responsive and fail-safe communication with information technology support. अब इसके लिए क्या करा जाता है, इस वाले पॉइंट को मैं समझाऊंगा अगर आपको।
सुनामीज के लिए ना, कि जब भी कोई हाई इंटेंसिटी की हमारे देश में जब हाई इंटेंसिटी की जब कोस्टल वेव्स आती हैं, उसके बाद फिशरमैन आर आस्क्ड बाय द अथॉरिटीज नॉट टू वेंचर इनटू द सी। समुद्र में मत जाओ मछलियां पकड़ने के लिए, लहरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए ना मशीन्स इंस्टॉल करी जाती हैं कोस्टल इलाकों में। इसमें शायद से आपने उड़ीसा में देखी होंगी ऐसी मशीनें, है ना। ये अगर आप 2005 से पहले देखोगे, अपने घर वालों से पूछोगे ना, तो नहीं थी। अब लेकिन उनका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, दिन रात वो काम करते रहते हैं। और जैसे ये क्या मशीन होती है दिल की धड़कन चलने के लिए, ये ऐसे ऐसे करके चल रही होती है, जो भी वो होती है मशीन, जो ग्राफ चल रहा होता है, हाँ, ईसीजी, है ना। एक दिन फिर ऐसा हो जाता है। तो आ, तो ये जो मशीन होती है उसके अंदर भी ऐसे ना आ, ये ऐसे ना पैरामीटर चल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। उसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि अगर ये पैरामीटर हल्का सा अगर ये बिगड़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ी है, कुछ हो सकता है। फिर भी एक चीज़ के ऊपर 100% प्रोटेक्शन, या फिर 100% तो छोड़ो, 50% 30% प्रोटेक्शन भी करना बहुत मुश्किल है। वो डिजास्टर है कि मैं आपको लिमिटेशन पढ़ाऊंगा। एनडीए में यहाँ पर फेल कर जाता है थोड़ा सा वो, मतलब पोस्ट इफेक्ट्स में, पोस्ट इफेक्ट्स को देखते हुए वो कुछ स्टेप्स बताता है, लेकिन वैसे फेल कर जाता है वो। तो वो है अर्थक्वेक्स। आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो अर्थक्वेक को। कोई टेक्नोलॉजी है ऐसी। अरे नहीं, पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे अर्थक्वेक? टेक्टोनिक प्लेट्स अभी आपसे पूछ के किसकी की। अरे वो, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने 30%, मैं 50% से 30% पर आ गया। मैं इसको 70% 80% भी नहीं बोल रहा। To develop contemporary forecasting and early warning systems backed by responsive and fail-safe communication with information technology support. टेक्नोलॉजी सपोर्ट की मदद से तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। अब उसकी वजह से इतने सालों में, जिसमें आप बताओ, ओडिशा के फिश, कितने सारे फिशरमैन की जान बच जाती है हर साल, है ना। जब से ये सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली समझा जाता है। और अथॉरिटीज तो देखो, मैंने ये सुना है, मैं नहीं जानता भी इसमें, ये तो आप ही बता सकते हो मुझे ये बात सही है कि गलत है, मतलब जो मैंने अपनी स्टडीज कर... हाँ, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पर ना कुछ मशीन से वगैरह लगा रखी है कोस्टल में, सुनामी वगैरह ना, ये जो लहरों का तेज प्रभाव होता है पता लग जाता है पहले से ही। तो इसमें आप मुझे बता रहा कि मतलब मेरी नॉलेज सही है कि नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है मैंने। फिशरमैन कभी कभार ना बहसबाजी भी करते हैं और प्रशासन को मतलब ये भी लिखते हैं कि हमारा धंधा नुकसान होता है, हम तो डेली दिहाड़ी के बेसिस पर जो मछली पकड़ कर लाते हैं, शाम को उसको गल्ला मंडी में वही बेचनी पड़ती है, हमें वही खाना पड़ता है, वही हमारा गुजारा होता है, 50-100 रुपये जो हमसे मिल जाते हैं। लेकिन फिर प्रशासनिक अधिकारी उनको वो चीज़ समझाते हैं बहुत अच्छे से, जब अथॉरिटीज़ वगैरह उनको मना करते हैं प्यार से, जब वो नहीं मानते हैं तो उनको पकड़ कर थाने में भी बिठा लिया जाता है, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। और उनको अथॉरिटी ये समझाती है कि ज़िंदगी रहेगी तभी तो अपने परिवार का गुजारा कर पाओगे। अब वो कितनी भी आर्ग्यूमेंट कर ले, नहीं वी आर एक्सपीरियंस, हमें पता है कि बोट को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, लहरों का प्रभाव कैसे होता है, लेकिन फिर भी फिशरमैन जो नहीं मानते, जबरदस्ती आकर मर जाते हैं। तो प्रशासन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने लगा। इवन जो ना माने कोई भी, तो उसके एम्प्लॉयमेंट की एक रीज़न को साइड रखते हुए उसको पता चला जेल में भी बिठा लिया जाए, और उसको हो सकता है कि थाने में बंद कर दिया जाए। ऐसा है कि नहीं है, मतलब मैंने थोड़ा सुना है इसके बारे में, पढ़ा है मैंने। हाँ, जैसे मतलब ये काइंड ऑफ जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के जैसे, मतलब जो वो होते हैं ना, मतलब ये लीडर्स होते हैं, सारा ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप, मतलब इनका जैसे ये चलता है काइंड ऑफ, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। वहां पर कोई भी पकड़ा गया, फिर पुलिस पकड़ के मारती है ना उसको। हम्म, हम्म। पहली बात है वो बोट को ही पकड़ लेते हैं, मैंने तो ये सुना है, जाने ही नहीं देते, बोट लेकर कैसे जाओगे।
हाथ में उठा के थोड़ी लेकर जाओगे बोट, है ना। वो बांध देते कि सारी जो बोट है वो एक जगह पार्क होती है ना वहाँ पर, तो कोस्टल एरियाज में, तो वो बोट के ऊपर मतलब वो लगा दिया जाता है कि मतलब बैरियर लगा दिया जाता है कि आप अपनी बोट को नहीं निकाल सकते यहाँ पर जब तक पूरा मामला शांत ना हो जाए। जो जिसको हम लोग कहते हैं बोट की एंकरिंग करी जाती है, जो है ना, जो बांधा जाता है उसको समुद्र के किनारे, है ना। सही है ना ये वाली चीज़। तो to ensure efficient response and relief with a caring approach towards the needs of the vulnerable section of the society, to undertake reconstruction as an opportunity to build disaster resilient structures and habitat for ensuring safe living। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये सेफर लिविंग का ही तो एक कंपोनेंट है कि अथॉरिटीज उनको रोक रही हैं। और डिजास्टर रेजिलियंट स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो क्या, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, to undertake reconstruction as an opportunity to build disaster resilient structure and habitat for ensuring safe living। दोबारा से अगर रिकंस्ट्रक्शन किसी जगह की होती है, फिर से वैसे ही कच्चा पक्का मकान बनाकर खड़ा मत करवाओ, इस बारी थोड़ा सा ध्यान लगाकर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का सहारा वगैरह लेकर आप उसको जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टाइप ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह बनवाओ। उसके बाद टू प्रमोट आ प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप विद द मीडिया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और मीडिया क्या काम करेगा, लोगों को जागरूक करने का, राइट। एनडीएमए के फंक्शंस क्या हैं। एनडीएमए हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेइंग डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तीनों चीज़ें, पॉलिसीज वगैरह बनाना, प्लान ले डाउन करना, और गाइडलाइंस जो है वो देना फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। फंक्शंस क्या हैं एनडीएमए के, टू ले डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल प्लान को अप्रूव करना, उन प्लान्स को अप्रूव करना विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्लान, to lay down guidelines to be followed by state disaster management authorities in drawing up the state plan। देख रहे हो एनडीएमए किसकी हेल्प कर रहा है, स्टेट लेवल पे कौन सी अथॉरिटीज है मैं आपको कहता अभी बताऊंगा मैं आपको, एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। क्योंकि देखो नेशनल लेवल से कोई भी पॉलिसी जो जाएगी, लेकिन आपको पता है ना, इतना तो आप अभी तक फेडरल स्कीम के अंदर हमारे देश के अंदर सीख ही गए हो ना, सेंटर का मतलब सिर्फ दिल्ली होता है, सारी चीज़ें दिल्ली में नहीं, दिल्ली में कोई चीज़ नहीं होती है ना। मेन जो भी कोई घटनाक्रम होगा तो वो ऑब्वियस ही बात है किसी न किसी राज्य को प्रभावित कर रहा है ना सबसे पहले, तो वहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर एक्शन लिया जाए तो वो एक राज्य लेवल की कोई व्यवस्था ले, राज्य लेवल पर कोई व्यवस्था बनाए, राज्य लेवल की कोई अथॉरिटी जो है वो सबसे पहले एक प्लान को फॉर्मेट करे, वो स्टेप्स ले, वो ज़्यादा बढ़िया बैठेगा ना सिस्टम, रेदर देन के सेंट्रल लेवल पर पहले जाकर फ़ोन लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल को, फिर वो जाकर सीएम और उनके मंत्रिमंडल को निर्देश दे रहे हैं, फिर सीएम उनका मंत्रिमंडल कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं, फिर कलेक्टर जो है अपने नीचे काम कर रहे हैं एसडीएम एडीएम को निर्देश दे रहे हैं, फिर वो जाकर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को निर्देश दे रहे हैं, और जाकर तब जाकर ये हो रहा है। इतनी देर में तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, राइट। कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है ना, वरना अब इसमें क्या होगा, उसका रिपरकशन नारियल के पेड़ के ऊपर बैठ के पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। ये नहीं बोला ना, नारियल का पेड़ है, उसके ऊपर, हाँ वो भी बचा लेता है, अब इसमें क्यों है ना। हाँ कोई नहीं, जगन्नाथ जी का नाम लो, लटक जाओ। देखा जाएगा, सुबह बचे तो दोबारा सारी पूरी दुनिया, वरना फ्रेश दुनिया रेडी। The Act also provides for the establishment of state disaster management authorities and the district disaster management authorities। अच्छा, ये जितने भी कोस्टल वगैरह, कोस्टल एरियाज वगैरह में ये जितने भी डिजास्टर वगैरह, ये जो जितने भी आते हैं और इतने हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है श्रेया। अरे ठीक है, ये तो दीपांक हो गई पूरी। ये तुम हो रिस्पॉन्सिबल बेटा, तुम यार क्यों रहे हो वहां मरने के लिए, क्यों रह रहे हो वहां मरने के लिए।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली देखो, मैं मानता हूँ कि भसड़ इतनी है, ये उतनी है, वो उतनी है, लेकिन एक बात आप इसमें यकीन मतलब एक मानोगे, ठीक है, हम सरकार को बोल सकते हैं कि सरकार जो एक ध्यान नहीं देती इतना या इतनी जल्दी वो नहीं करवाती है, लेकिन जिस साल हर जो जगह जो डिजास्टर से प्रभावित हुई रेड जोन होती है, रेड जोन वाले जो इलाके होते हैं, हर किसी को पता है कि बरसात के बाद ये होना ही होना है वहां पर। लोग भी तो ये वाला काम करते हैं ना अब इसमें। हाँ, अब वो अलग बात है कि आप उसके अंदर डाइवर्सिटी और पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लगाव और अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, वो सारी बातें ले आओ, लेकिन हर साल आदमी एक जगह पर जो रेड जोन वाले जो प्रभावित इलाके होते हैं, जो वल्नरेबल इलाके होते हैं, वो ये वाला काम नहीं करता इसमें। ओडिशा में भी बहुत सारी जगह पर ऐसा होता होगा, शायद बंगाल में ऐसी बहुत सारी जगह पर होता होगा। जहां पर डिजास्टर आता है वो बंदा वहीं रह रहा है, उसका परिवार वहीं रह रहा है, बारिश के दिनों के बाद टूट फूट गया, सब कुछ हो गया, रोड पर आ गया परिवार, दोबारा वही मकान बनाकर खड़े हो गए, है ना। हिंदुस्तान का आदमी सिर्फ एक वजह से मारा जाता है श्रेया, पता है क्या? लगाव। To lay down guidelines to be followed by different ministries or departments of the government of India for the purpose of integrating the measures for prevention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects. To coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management. To recommend provisions of funds for the purpose of mitigation. To provide such support to other countries affected by major disasters as may be determined by the central government. जैसे इंडिया ने मदद करी थी किसकी? नेपाल की। उस टाइम पर क्या देना सही रहता है ऐसी कंट्रीज को? लोन दे दे क्या? अरे लोन दे देना चाहिए नहीं, 90% इंटरेस्ट पे। सही बात है। एड बाय इंडिया, क्या आया था इधर? आई थिंक अर्थक्वेक आए थे, 2015 की बात है। 2015 नेपाल अर्थक्वेक। उसका ताजमहल। अच्छा। हाँ, और इंडिया ने मदद करी थी इसके टाइम पर, कितना उजड़ गया था देखो। ठीक है, तो दूसरी कंट्रीज को भी हेल्प देना, सपोर्ट देना, और ये सपोर्ट कैसे फॉर्म में होना चाहिए? नॉट नॉट लोन्स। लोन देने में दिक्कत क्या है? कंट्री की गुडविल को, कंट्री के फिर अच्छी आइडेंटिटी को और गुडविल को फिर वो रिप्रेजेंट नहीं करता, ये वाली चीज़ ऐसी हरकतें, है ना। ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात हो जाती है। और ऐसे अगर दिक्कतों में अगर ऐसा अगर साथ दिया जाए, ग्रांट एंड एड दी जाए, फिर वो एहसान मानेगी कि नहीं मानेगी कंट्री, बताओ, है ना। और यहाँ पर देखो, इंडिया की एक तारीफ ये होती है, आपको पता है इंडिया ग्रांट एंड एड देने के लिए सक्षम नहीं है। सक्षम क्यों नहीं है मुझे बताना जरा। डेवलपिंग कंट्री हमेशा ग्रांट एंड एड लेती है, देती नहीं है। इंडिया ओनली एक्सेप्शन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक्सेप्शन है इंडिया इस बात के लिए। चाइना, आप कहोगे चाइना भी तो है डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल है डेवलपिंग कंट्री, लेकिन चाइना की हरामखोरी से बहुत सारे देश वाकिफ हैं। हम्बन तोता पोर्ट के इंसिडेंट के बाद ना, कितने साल की लीज है चाइना के पास इसके लिए? श्रीलंका के पोर्ट की 99 साल की, है ना, रख लिया ना उसको वो करके। तो अब क्या होगा, ये जो बाकी कंट्रीज है ना साउथ एशिया की, ये ना इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा रही थी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को आप पढ़ोगे ना श्रेया चैप्टर को, इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो उसके अंदर ये सारी कंट्रीज हमें ब्लेम लगाना शुरू हो गई थी अभी कुछ साल पहले। इंडिया बिग ब्रदर की अप्रोच खेलता है, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है उसमें इंटरफेरेंस दिखाता है,
है ना। श्रीलंका में सिनाली जो तमिल की कोई इशू होता है तो ये फिर दोबारा से अपनी नोज पोक करता है। इंडिया को भाई बुरा लगता था इन सब बातों से, हमने इतनी मदद करी, कभी किसी का कोई फायदा नहीं उठाया। इंडिया मतलब पीछे नहीं, इंडिया न्यूट्रल हो गया। ठीक है भाई, तुम्हें जिसके साथ ओरिएंट होना हो जाओ। श्रीलंका ने इंडिया की बेइज्जती करने के लिए, अरे देखो चाइना में लोन दे रहा है, चाइना ने हमारे पोर्ट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदारी उठाई है, तुमने आज तक हमें दिया क्या, ये क्या करा, वो क्या करा। चाइना ने बोला भाई साहब आपकी किस्तें ड्यू हो गई हैं जरा 5। तो श्रीलंका ने बोला तो हमारी मदद कर रहे थे ना। चाइना कहता ये किसने बोला। श्रीलंका कहता है यार ये तो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। उसको कहता है चल निकल यहाँ से, 99 साल के लिए पोटा मारा। फिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मोदी जी कैसे हैं आप, आपका फ़ोन ही नहीं आता, आप तो गुस्सा हो गए। तो बात सिर्फ हिंदुस्तानियों की नहीं है, ये वाली बात साउथ एशिया पे भी लागू होती है है ना। जब तक किसी को जूता ना पड़े साउथ एशिया में तब तक अकल नहीं आती उसे। वॉर, उससे एग्रीमेंट पहले ही साइन करवा लिया गया था, बात ये है। वो तो मैं अपने तरीके से एक दीपांग दुबे स्टाइल में बता रहा हूँ। वो पहले से ही मतलब एक तरीके से मना कर दिया गया था। हाँ वही तो, हाँ वही तो, यही तो डिफरेंस हो जाता है दिल्ली में रहने में और एमपी में रहने में, पता है। उसने सोचा सच में ऐसा होगा कि मतलब कह दिया होगा कि बेटा कल से हमारा निकल जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, 2-3 महीने और बैठो इस कोर्स में, समझ में आने लग जाऊंगा मैं भी। टू ले डाउन ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी जो टीम होती है ना, आपको 5-6 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए लबासना में लेक्चर डिलीवर करने आती है। पता है क्यों? सबको पता होता है आप आगे चलकर ये एसपी बनोगे या वो कलेक्टर की पोस्ट होगी आपकी, है ना। तो उस टाइम पर आपको पता है ना कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्लान इंप्लीमेंट करना होता है, कोई भी चीज़ बाढ़ वगैरह आएगी, जैसे आप बिहार में अगर पोस्टेड हो, या फिर जहाँ पर भी भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं जैसे गुजरात वगैरह कहीं पर भी, तो यहाँ पर आपको जो है वो प्लान्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर आपकी ना ऑलरेडी ट्रेनिंग चलती है, और जब भारत दर्शन का टूर होता है तब भी आपको ये जो है इन सारी जगह पर लेकर जाया जाता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल फंक्शंस एनडीएमए के बारे में, एनडीएमए के कुछ एडिशनल फंक्शंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।